अस्सलाम वालेकुम। 2013-14 एएमयू का पेपर हम लेके एक बार फिर से हाजिर हैं और इसमें क्वेश्चन नंबर 145 तक लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 146 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 146, कंसर्निंग द सबक्लेवियन आर्टरी द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट एक्सेप्ट दैट। सबक्लेवियन आर्टरी, जैसा कि मैं पीछे बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 140 या 141 पे था कि सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो कहाँ से अराइज़ होती है, उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। सबक्लेवियन आर्टरी एक्चुअली ये जो आर्च ऑफ एओर्टा है, आर्च ऑफ एओर्टा में लेफ़्ट साइड में सबक्लेवियन आर्टरी डायरेक्ट आर्च ऑफ एओर्टा से निकलती है, जबकि राइट साइड में ब्रैकियोसेफेलिक से अराइज़ होती है। ये ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी है, ब्रैकियोसेफेलिक से अराइज़ होती है। और दोनों साइड में एक मसल है जो सब स्क्लेनियस एंटीरियर मसल, वो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देती है। स्क्लेनियस एंटीरियर मसल है ये, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देती है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। आगे चल के ये कंटिन्यू करती है एक्सिलरी आर्टरी में, और ये मेन आर्टरी है अपर लिम्ब की। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? क्वेश्चन पूछ रहा है कि concerning the subclavian artery the following statement is correct except that it is the principal artery of head and neck। यही पहला ही ऑप्शन इसका इनकरेक्ट है। दूसरा, इट इज़ अराइजेस फ्रॉम आर्च ऑफ एओर्टा ऑन लेफ्ट साइड, जैसा कि अभी मैंने बताया कि लेफ्ट साइड में ये आर्च ऑफ एओर्टा से राइज होती है, जबकि राइट साइड में ब्रैकियोसेफेलिक से राइज होती है। इट कंटिन्यू एज एक्सिलरी आर्टरी एट द लोअर बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब। ये आगे चल के फर्स्ट रिब के लोअर बॉर्डर से ये एक्सिलरी आर्टरी में कंटिन्यू करती है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट बाई स्क्लेनियस एंटीरियर मसल, अभी यहाँ पर बता चुका हूँ। तो करेक्ट आंसर इसका ए है, मीन्स ए ऑप्शन इसका गलत है, बिकॉज सबक्लेवियन आर्टरी इज़ द मेन आर्टरी ऑफ अपर लिम्ब। बाकी सारे 3 ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, द ट्रैकिया इज़ डिवाइडेड इनटू 2 प्रिंसिपल ब्रोंकाई एट द लेवल ऑफ L1, L4, T1 एंड फोर्थ ऑप्शन इज़ T4। तो ट्रैकिया का जो बाइफर्केशन होता है, ये आपका ट्रैकिया है। ट्रैकिया बाइफर्केट होता है राइट और लेफ़्ट प्राइमरी ब्रोंकस में, और जिस लेवल पर ये बाइफर्केट होता है दैट इज़ द लेवल ऑफ 4th thoracic vertebrae, लोअर बॉर्डर ऑफ T4। दिस लेवल इज़ ऑल्सो नोन एज कैरीना, इसे हम लोग कैरीना कहते हैं। यहाँ से ये बाइफर्केट हो जाती है राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड लेफ़्ट प्राइमरी ब्रोंकस। राइट प्राइमरी ब्रोंकस, चूँकि आपने पीछे भी पढ़ा होगा आप लोगों ने कि राइट प्राइमरी ब्रोंकस इज शॉर्टर, वाइडर एंड मोर हॉरिजॉन्टल देन लेफ्ट वन, देयरफॉर द pulmonary infection and disease of the lungs is more common on right side because of shorter, wider and more horizontal right primary bronchus. So the correct answer is 4th option is correct, T4. Next question number 148, शॉक के कंपनसेटेड स्टेज क्या होते हैं? शॉक को कंपनसेट करने वाले बहुत सारे मैकेनिज़्म हैं। शॉक को कंपनसेट करते हैं जिसमें एडिनर्जिक डिस्चार्ज होता है, हाइपर वेंटिलेशन हो सकता है, रिलीज़ ऑफ वासो एक्टिव हार्मोन्स हो सकते हैं, कोलैप्स हो सकता है, ठीक है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड हो सकता है, रीनल कंसोलिडेशन हो सकता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो शॉक को कंपनसेट करते हैं। शॉक कंपनसेट होने का मतलब ये है कि हम शॉक जो है, अगर हमारे कंपनसेटरी मैकेनिज़्म प्रॉपरली एक्ट करेंगे, देन शॉक प्रोग्रेस नहीं करेगा और वो उसी स्टेज पर हाल्ट करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 148 का शॉक का कंपनसेटेड स्टेज क्या है? नॉन प्रोग्रेसिव स्टेज इज़ कंपनसेटरी स्टेज ऑफ शॉक। ए आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149, कॉर्टिसोल का ताल्लुक से क्या सही है? कॉर्टिसोल, सबसे पहली चीज़ ये कि कॉर्टिसोल क्या करता है, कहाँ से राइज होता है? कॉर्टिसोल जो है वो एड्रीनल ग्लैंड के जोना फेसिकुलाटा से राइज होता है। एड्रीनल ग्लैंड के एड्रीनल कॉर्टेक्स में जोना फेसिकुलाटा से रिलीज़ होता है कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल जो है वो एक स्टेरॉइड हार्मोन है जिसका मेन फंक्शन है कि ये ग्लाइकोनियोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, इन्फ्लामेशन को एक्टिवेट करता है। मीन्स करेक्ट आंसर इज़ डी, ऑल आर करेक्ट, सारे ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। तो कॉर्टिसोल, कभी कभी पीजी में क्वेश्चन पूछा जाता है कॉर्टिसोल कहाँ से राइज होता है, तो कॉर्टिसोल इज़ सिक्रीटेड फ्रॉम
जोना फेसिकुलाटा, जोना फेसिकुलाटा ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स ऑफ द एड्रीनल ग्लैंड एंड इट इज़ ए स्टेरॉइड हार्मोन। तो करेक्ट आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है। बोथ ऑल आर करेक्ट। इट स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, इट सप्रेस इम्यून सिस्टम, इट प्रिवेंट इन्फ्लामेटरी कंडीशन। तो चारों ऑप्शन इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 150। ईसीजी में डिपोलराइजेशन पर पॉइंट जे कौन सा होता है? एक्चुअली जब ये आपकी ईसीजी में पी वेव बनती है, क्यू आर एस, या आपकी टी वेव, तो जहाँ पर ये पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, ये एस वेव, ये आपका जहाँ एस वेव एस टी, ये आपका एस टी सेगमेंट है, तो एस और ये आपका एस टी सेगमेंट का जो जंक्शन है दिस इज़ जे वेव। ये जे वेव जो है यहाँ पर बनती है और जे वेव को हम लोग एक नाम और देते हैं, ऑसबॉर्न वेव के नाम से भी जानते हैं। ऑसबॉर्न वेव के नाम से भी जानते हैं इसे हम लोग, जिसे जॉन ऑसबॉर्न ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था, तो वहाँ पर ये बनती है। अब इसमें क्वेश्चन क्या आ रहा है, ईसीजी में डिपोलराइजेशन पर पॉइंट जे कौन सा होता है? व्हेन दिस वेव स्प्रेड ऑन द होल हार्ट। करेक्ट आंसर इसका ए है। जब ये वेव पूरे हार्ट में स्प्रेड करती है उस टाइम पर जे वेव बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। बाइल सॉल्ट का प्रिकर्सर है। बाइल सॉल्ट का प्रिकर्सर क्या है, यानी बाइल सॉल्ट किससे बनता है? एक्चुअली बाइल सॉल्ट जो है वो बाइल एसिड से बनता है। बाइल एसिड, दो बाइल एसिड हैं स्पेशली, कोलिक एसिड और कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड, कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड, ये दो आपके बाइल एसिड हैं। और बाइल एसिड का प्रिकर्सर जो है वो आपके कोलेस्ट्रॉल होते हैं। कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड बनता है और बाइल एसिड ये आपके दो बनते हैं, ये बाइल सॉल्ट का प्रिकर्सर है। मीन्स करेक्ट आंसर इसका बाइल सॉल्ट का प्रिकर्सर क्या है? सी आंसर इसका सही है, कोलेस्ट्रॉल। क्वेश्चन नंबर 152। सलाइवा सिक्रीशन में इज़ मेनली कंट्रोल्ड बाई, सलाइवरी सिक्रीशन इज़ मेनली कंट्रोल्ड बाई बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। बट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो ज़्यादा इस पर गवर्न करता है, और जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम गवर्न करता है तो उसकी वजह से सलाइवा जो है वो लार्ज क्वांटिटी में बनता है और वाटरी होता है। ठीक है, तो स्टिमुलेशन ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉजेस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सलाइवा इन वाटरी कंटेंट, या वाटर कंटेंट उसमें ज़्यादा होते हैं। तो सलाइवा सिक्रीशन इज़ मेनली कंट्रोल्ड बाई पैरासिम्पैथेटिक एंड पार्शियली बाई द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन किसको फ़रोग देता है? इंसुलिन किसको फ़रोग देता है, यानी क्या स्टिमुलेट करता है? तो इंसुलिन स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस। करेक्ट आंसर इसका है ए, प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट करता है ये इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154। तबई जिस्मानी हरारत में कितने डिग्री इजाफा पर खुलियात बर्बाद होना शुरू हो जाती है? कितना टेम्परेचर, अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना बढ़ जाए कि सेल डिस्ट्रक्ट होनी शुरू हो जाए? अगर 11 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए नॉर्मल से, तो उसकी वजह से सेल डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, सेल डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। करेक्ट आंसर इसका 11 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 155। कल्ब के दो खानों से खून शरायीन में पहुंचता है। कौन सी कल्ब के, हार्ट के कौन कौन से चैम्बर हैं जिससे ब्लड आर्टरीज़ के अंदर जाता है? तो 4 चैम्बर आपके, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो आपको पता है राइट एट्रियम से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए लंग्स में जाता है, और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल के ज़रिया ब्लड एओर्टा के ज़रिए, एओर्टा जो कि एक लार्जेस्ट आर्टरी है बॉडी की। तो ये दो आर्टरीज़ हैं जहाँ से ब्लड, ये दो आपकी आर्टरीज़ हैं जिसमें ब्लड जाता है हार्ट के दो चैम्बर, राइट वेंट्रिकल और लेफ़्ट वेंट्रिकल से। तो करेक्ट आंसर है इसका राइट वेंट्रिकल एंड लेफ़्ट वेंट्रिकल, मीन्स सी आंसर इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 156। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम किसका होता है? इंस्पायरेटरी रिज़र्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी
रिज़र्व वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हुआ करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157, एम्ब्रियो में आरबीसी की पैदाइश सबसे पहले किस उज़ू में होती है? एम्ब्रियोनिक पीरियड में जो आरबीसी का प्रोडक्शन होता है वो सबसे पहले कहाँ शुरू होता है? सबसे पहले यॉर्क सैक के अंदर फर्स्ट 2 वीक में यॉर्क सैक के अंदर डबल आरबीसी प्रोडक्शन होता है, फर्स्ट 2 वीक इन यॉर्क सैक, देन 3rd to 6 वीक लीवर, 3rd to 6 वीक लीवर में होता है, और लास्ट 3rd मंथ में बोन मैरो के अंदर हुआ करता है। तो सबसे पहले यॉर्क सैक के अंदर होता है, फर्स्ट 2 वीक में यॉर्क सैक के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158, न्यूनेटल टिटनस कॉमनली अकर इन? न्यूनेटल टिटनस कॉमनली अकर इन, एक्चुअली न्यूनेटल टिटनस जो होती है ये शुरुआती 3rd डे पर डेवलप होती है, 3rd डे आफ्टर बर्थ ये अपीयर होती है। ठीक है, इसके जो सिम्टम्स हैं वो 3rd डे पर होते हैं। 2 दिन से पहले कभी भी इसके सिम्टम अपीयर नहीं होते, 3rd डे से अपीयर होते हैं। तो कॉमनली अकर, अब इसमें 3rd डे से शुरू होते हैं 3rd to 5th डे पे। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास 2 हैं, एक 2 to 3 डेज़, लेकिन जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि कभी भी न्यूनेटल टिटनस जो है वो 2nd डे पर या 2nd डे से पहले नहीं होता है, 3rd डे स्टार्ट होता है और 5th डे तक होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो 5 to 15 डेज़ होगा आफ्टर बर्थ। करेक्ट आंसर इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159, ऑल आर इंडिकेटेड फॉर वूपिंग कफ एक्सेप्ट। वूपिंग कफ में कौन कौन सी दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं? सफूफे काकड़ा श्रृंगी, ये वूपिंग कफ की ड्रग ऑफ चॉइस है। लोबान ये भी इस्तेमाल की जाती है, और तुख्मे बाकला ये भी इस्तेमाल की जाती है। रोगने कुंजद का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग, तो रोगने कुंजद नहीं इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी दवा वूपिंग कफ में नहीं इस्तेमाल की जाती है। वूपिंग कफ जैसे हम लोग पर्ट्यूसिस के नाम से जानते हैं या 100 डे कफ के नाम से भी जानते हैं, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है ब्रोडेटेला पर्ट्यूसिस। ठीक है, तो 100 डे कफ के नाम से जानते हैं या बोवाइन कफ के नाम से भी जानते हैं इसे हम लोग। तो 159 का सी मीन्स रोगने कुंजद का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ लाइव वैक्सीन BCG इज़ यूज्ड? BCG जो है वो एक लाइव वैक्सीन है, और इसका जो स्ट्रेन है वो है डैनिश 1331, ये इसका स्ट्रेन है। और ये कब दी जाती है? एट बर्थ दी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में BCG, OPV और DPT फर्स्ट डोज ये एट बर्थ दी जाती है। BCG, OPV और DPT फर्स्ट, ये 3 एट बर्थ दी जाती है। और BCG जो दी जाती है जनरली वो किसके लिए दी जाती है? ट्यूबरकुलोसिस के लिए दी जाती है। डोज़ क्या होती है? 0.1 ml, 0.1 ml दी जाती है। लेकिन अगर 4 हफ्ते से पहले दिया जाता है, चूँकि ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में एट बर्थ है, वैसे हम इसको 6 हफ्ते से पहले 6 हफ्ते तक दे सकते हैं, लेकिन अगर हम 4थे हफ्ते से पहले देते हैं तो इसको हम लोग 0.05 ml देंगे, 0.05 ml बिलो 4 वीक। अगर 4 हफ्ते से पहले दे रहे हैं, ये अभी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में MOCH एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि 4 हफ्ते के बच्चे में BCG की डोज़ क्या होती है? तो 0.05 ml, अमाउंट हम कम देंगे, हाफ देते हैं। 0.1 ml नॉर्मल डोज़ है, लेकिन अगर 4 हफ्ते से पहले हम दे रहे हैं तो 0.05 ml देते हैं। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर वैसे ट्यूबरकुलोसिस है कि ये ट्यूबरकुलोसिस के लिए इस्तेमाल की जाती है BCG। नेक्स्ट, आमतौर पर हरे रंग के पानी की तरह दस्त जिसमें खून और लुआबियत होती है इंडिकेट करता है किसको? एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस को। एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस, साइन एंड सिम्टम ऑफ गैस्ट्रोएंटेराइटिस। नेक्स्ट, रहम हैवान के पेट में एक हैवान है, किसका कौल था? तो अरस्तु के उस्ताद थे जिनका नाम था अफलातून, उन्होंने कहा था कि रहम हैवान के पेट में एक हैवान है, हैवान के पेट में एक हैवान है। ये अरस्तु के उस्ताद थे जिनका नाम था अफलातून।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़करिया राजी एडवाइज्ड इट्स एप्लीकेशन इन पैरा अम्बिलिकल रीजन फॉर नतुए रहम। नतुए रहम प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, जिसे हम लोग इनकलाबुर रहम भी कहते हैं, जिसे हम लोग खरूजुर रहम भी कहते हैं, बरूजुर रहम भी कहते हैं, ज़लक़ुर रहम भी कहते हैं। 3-4 नाम हैं, इनकलाबुर रहम, इनकलाबुर रहम, बरूजुर रहम, खरूजुर रहम और ज़लक़ुर रहम भी इस्तेमाल किया जाता है। ज़लक़ुर रहम ये सिनोनिम्स हैं, इसके नतुए रहम के सिनोनिम हैं, 4 सिनोनिम और हैं। तो अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें काबिज़ दवाएं जो है पैरा अम्बिलिकल रीजन में काबिज़ दवाएं एप्लीकेशन कराते हैं, लोकल एप्लीकेशन कराते हैं, काबिज़ दवाओं का ज़मात कराते हैं। अब काबिज़ दवाओं में देखिए रोज़ वाटर काबिज़ है नहीं, रोगन गुल काबिज़ है नहीं, लिहाजा काबिज़ दवा में अकाकिया का नाम पोस्त अनार अकाकिया जैसी दवाएं हम इस्तेमाल करते हैं। तो ज़करिया राजी ने नतुए रहम की कंडीशन में अकाकिया का ज़माद के लिए कहा है कि नतुए रहम में अकाकिया का ज़माद हम पैरा अम्बिलिकल रीजन में इस्तेमाल कराते हैं। कभी अकाकिया भी हो सकता है, पोस्ट अनार का भी इस्तेमाल किया जाता है, तो दोनों चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। ये था क्वेश्चन नंबर 163 का सी। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 164, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस की आम वजह है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस मोस्ट कॉमनली किसको इन्वॉल्व करती है, ट्यूब्स को, यानी फैलोपियन ट्यूब। तो ट्यूबल ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा ट्यूब्स इन्वॉल्व होती हैं, उसके बाद यूट्रस इन्वॉल्व होता है, उसके बाद आपकी ओवरीज इन्वॉल्व होती हैं, उसके बाद वेजाइना इन्वॉल्व होता है। ये सारे ऑर्गन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। और मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस का, मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस इज़ इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी होती है, सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम है। उसके अलावा अब इसमें ये जो स्प्रेड होता है, चूँकि ज़्यादातर रिप्रोडक्टिव ट्यूबरकुलोसिस या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ट्यूबरकुलोसिस जो होती है, जो जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस होती है, वो ज़्यादातर सेकेंडरी होती है और वो भी किसके थ्रू, हेमेटोजेनस रूट के थ्रू स्प्रेड होती है। ज़्यादातर ये हेमेटोजेनस रूट के थ्रू स्प्रेड होती है। अब चूँकि फैलोपियन ट्यूब इन्वॉल्व होता है और फैलोपियन ट्यूब इन्वॉल्व होने के बाद फैलोपियन ट्यूब के अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं जो कई बार पीजी में क्वेश्चन पूछा गया है कि लेड पाइप अपीयरेंस ऑफ ट्यूब, लेड पाइप अपीयरेंस ऑफ ट्यूब, या बीडेड अपीयरेंस ऑफ ट्यूब, या गोल्फ क्लब स्टिक अपीयरेंस। तो ये 3 इंपॉर्टेंट अपीयरेंस हैं, लेड पाइप अपीयरेंस ऑफ ट्यूब, बीडेड अपीयरेंस ऑफ ट्यूब, गोल्फ क्लब स्टिक अपीयरेंस ऑफ ट्यूब, या कहीं कहीं एक और कंडीशन आती है जिसे हम कहते हैं टोबैको पाउच लाइक अपीयरेंस ऑफ ट्यूब। तो ये 4 इंपॉर्टेंट अपीयरेंस आते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस की वजह से। तो इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार इस पर सवाल, इसमें 4-5 टॉपिक जो 4-5 पॉइंट्स जो बनते हैं, एक तो इसके अपीयरेंस पर, दूसरा एक हेमेटोजेनस रूट के थ्रू, तीसरा मोस्ट कॉमन ऑर्गन इन्वॉल्व इन जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस इज फैलोपियन ट्यूब, लीस्ट कॉमन इन्वॉल्व ऑर्गन इज वेजाइना एंड मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम इज इनफर्टिलिटी। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो इस पर पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेग सेल्स आर फाउंड। पेग सेल्स जो होती हैं वो फैलोपियन ट्यूब के अंदर पाई जाती हैं, पेग सेल्स फैलोपियन ट्यूब के अंदर पाई जाती हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166, द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रूबेला। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रूबेला इज़ 2 to 3 वीक्स। 2 to 3 वीक्स। 2 to 3 वीक्स का मतलब हो गया कि 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, यानी 14 से 21 दिन। करेक्ट आंसर इसका 14 से 21 दिन, लेकिन एवरेज माना जाता है 18 डेज एवरेज। तो करेक्ट आंसर इसका 14 से 21 दिन है रूबेला का। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ लीकर इन पॉलीहाइड्रोमनियाज। पॉलीहाइड्रोमनियाज हम कब कहते हैं, व्हेन द द अमाउंट ऑफ amniotic फ्लूइड इज़ मोर देन 2000 ml। 2 लीटर से अगर ज़्यादा हो जाए एमनियोटिक फ्लूइड तो हम उसे पॉलीहाइड्रोमनिया कहते हैं, और अगर 200 ml से कम हो जाए तो उसे हम लोग
ओलिगोहाइड्रोमिया कहेंगे, ओलिगोहाइड्रोमिया। तो अब पॉलीहाइड्रोमिया की दो टाइप हैं, एक एक्यूट टाइप होती है और दूसरा क्रॉनिक टाइप होती है। लेकिन एक्यूट टाइप रेयरली देखने को मिलती है और क्रॉनिक टाइप ज़्यादा कॉमन है। तो क्रॉनिक पॉलीहाइड्रोमिया इज़ मोर कॉमन दैन एक्यूट टाइप, ठीक है। और ये ज़्यादातर मल्टी ग्रेविडा में देखने को मिलती है। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि व्हेन द अमाउंट ऑफ लीकर एमनाई इज़ मोर देन 2000 ml, मोस्ट कॉमन वेराइटी इज़ क्रॉनिक वेराइटी एंड इट इज़ मोर कॉमन इन मल्टी ग्रेविडा। करेक्ट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्राडियोल की पीक ओवुलेशन है, एस्ट्राडियोल की पीक ओवुलेशन क्या होती है? देखिए पीक ओवुलेशन क्या होती है, एस्ट्राडियोल की पीक ओवुलेशन होती है 24 to 36 आवर्स पर। यानी एस्ट्राडियोल जो है वो अपने पीक पर कब होता है? तो 24 to 36 आवर आफ्टर ओवुलेशन। और अगर हम यहीं पर प्रोजेस्टेरॉन की पीक की बात करें तो प्रोजेस्टेरॉन की जो पीक होती है वो 8th डे आफ्टर LH पीक, 8th डे आफ्टर LH पीक। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन की पीक से 8 दिन बाद आपकी प्रोजेस्टेरॉन की पीक होती है। तो यहाँ पर एस्ट्राडियोल की पूछी जा रही है, तो करेक्ट आंसर इसका सी है। एस्ट्राडियोल पीक इज़ इंक्रीजेज बिफोर 24 to 36 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 169। हमाम इज़ एडवाइसेबल ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी, मिड प्रेगनेंसी, लेट प्रेगनेंसी एंड फ्यू डेज़ बिफोर डिलीवरी। तो हमाम इज़ एडवाइसेबल फ्यू डेज़ बिफोर डिलीवरी, डिलीवरी से कुछ दिन पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। क्वेश्चन नंबर 170 के हिसाब से क्या है क्वेश्चन, बेस्ट सीज़न फॉर फिताम। फिताम कहते हैं वीनिंग पीरियड को, यानी दूध छुड़ाने को। वीनिंग पीरियड, दूध छुड़ाना, ठीक है। और दूध छुड़ाने के लिए सबसे बेहतर सीज़न कौन सा है? ऑटोमन, जिसे हम मौसम रबी कहते हैं, मौसम रबी, ऑटोमन सीज़न। तो ये क्वेश्चन नंबर 170 का सी। क्वेश्चन नंबर 171, अकॉर्डिंग टू द ऑथर ऑफ अल-कानून, अल-कानून के ऑथर कौन से? शेख रईस बोली सीना। इफ़ अ मेल बेबी इज़ डिलीवर्ड परप्यूरियम लास्ट फॉर नॉट मोर देन 30 डेज़। अगर एक बच्चा है जो मेल है तो उसमें परप्यूरियम फेज़ कितने दिन की होती है? 30 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकती, ऐसा अल-कानून फित तिब में शेख रईस बोली सीना ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 172, लेबर पेन लास्टिंग फॉर फ्यू डेज विद डिफिकल्टी इन डिलीवरी इज़ यूजुअली इंडिकेटिव ऑफ इंट्रायूट्राइन डेथ। करेक्ट आंसर इसका इंट्रायूट्राइन डेथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबनॉर्मल प्लेसेंटा की वजह कौन से हालात हैं जिसमें फीटल ब्लड लॉस होता है? देखिए नॉर्मली क्या होता है, प्लेसेंटा प्रीविया में मैटरनल ब्लड लॉस होता है, वासा प्रीविया में आपका फीटल ब्लड लॉस होता है, फीटल ब्लड लॉस होता है। प्लेसेंटा सर्कमवैलेट में मैटरनल ब्लड लॉस होता है। और जो लास्ट है प्लेसेंटा मेम्ब्रेनेसिया, इसमें भी मैटरनल ब्लड लॉस होता है। तो कौन सी वजह है जिसमें फीटल ब्लड लॉस होता है? वो है वासा प्रीविया। अक्सर दोनों में डिफरेंस करने के लिए आता है कि प्लेसेंटा प्रीविया और वासा प्रीविया में। तो प्लेसेंटा प्रीविया में मैटरनल ब्लड लॉस होता है, जबकि वासा प्रीविया में फीटल ब्लड लॉस होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है वासा प्रीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174, एनेन्सेफेली फीटस आमतौर पे होते हैं। देखिए एनेन्सेफेली फीटस जो होते हैं वो ज़्यादातर फीमेल हुआ करते हैं, 70% फीमेल होते हैं और इनका जो रेशियो होता है 1:1000 हुआ करता है। यानी 1000 बच्चों में एक बच्चे एनेन्सेफेली से इन्वॉल्व होते हैं और उसमें 70% फीमेल्स होते हैं, 70% फीमेल बच्चे हुआ करते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ए आंसर, इन 70% फीमेल। क्वेश्चन नंबर 175, ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन इन एब्डोमिनल प्रेगनेंसी। ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? ये इर्रेगुलर इनफ्रीक्वेंट स्पॉज्मोटिक पेनलेस कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसका हमारी सर्वाइकल डायलेटेशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये ब्रैक्सटन हिक जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ये इनफ्रीक्वेंट इर्रेगुलर स्पॉज्मोटिक पेनलेस कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है जिसका कि
सर्वाइकल डायलिटेशन पर कोई फ़र्क नहीं होता और ये एंटायर प्रेगनेंसी पाया जाता है। अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में स्टार्ट होता है और पूरी प्रेगनेंसी में परसिस्ट करता है, लेकिन इसको हम लोग पर एब्डोमेन फील नहीं कर सकते हैं, यानी नॉट फेल्ट। ये एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पर यानी पाल्पेशन पर हम इसे फील नहीं कर सकते। तो इसमें 3 चीज़ें, एक तो पेनलेस होता है, दूसरा ये इर्रेगुलर होता है, तीसरा ये इनफ्रीक्वेंट होता है, और इसका कोई रोल नहीं है, नो रोल इन सर्वाइकल डायलिटेशन। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा। ब्रेक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन अर्ली प्रेगनेंसी में स्टार्ट होता है और पेनलेस होता है, इरेगुलर होता है, इनफ्रीक्वेंट होता है, नो रोल इन सर्वाइकल डायलिटेशन एंड इट कैन नॉट फेल्ट पर एब्डोमिनली। तो करेक्ट आंसर इसका ए है, नॉट फेल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। जेस्टेशनल हाइपरटेंशन इज ऑल्सो नोन एज PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन विदाउट प्रोटीनूरिया, या हम इसे को अगर इसके साथ प्रोटीनूरिया भी हो जाएगा तो फिर हम उसे क्या कहेंगे, प्री इक्लेम्सिया कह देंगे, प्री इक्लेम्सिया। ठीक है, लेकिन प्री इक्लेम्सिया हम नहीं कह रहे हैं। प्री इक्लेम्सिया तब कहा जाएगा जब उसके साथ प्रोटीनूरिया भी होगा। प्रोटीनूरिया होगा तो उसकी वजह से एडिमा होगा। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें, 3 चीज़ें जब एक साथ हो जाती हैं, प्रोटीनूरिया होगी, एडिमा होगा और साथ में जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या PIH होगा, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, तब उसे हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, तब वो आपका प्री इक्लेम्सिया कहलाएगा। और अगर कहीं उसके साथ कन्वर्जन भी ऐड हो गया तब वो फिर इक्लेम्सिया कहलाता है। तो खैर यहाँ पर सिर्फ ये पूछ रहा है जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है विदाउट प्रोटीनूरिया। विद प्रोटीनूरिया अगर हो जाए तो फिर वो क्या हो जाएगा, प्री इक्लेम्सिया हो गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका है विदाउट प्रोटीनूरिया, ए आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177। पार्टोग्राम के ज़रिए किस चीज़ को रिकॉर्ड रखा जाता है? तो पार्टोग्राम जो है वो प्रोग्रेस ऑफ लेबर को इंडिकेट करता है। पार्टोग्राम प्रोग्रेस ऑफ लेबर को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178। नोज़ एंड माउथ में वाइट फ्रूट किस जहर में आते हैं? तो ओपियम पॉइजनिंग पिन पॉइंट प्यूपिल होता है, पिन पॉइंट प्यूपिल और वाइट फ्रूट फ्रॉम माउथ एंड नोज़, ये इंडिकेट करता है ओपियम पॉइजनिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 179। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्स इज़ 2 to 4 वीक। अब यहाँ पर 2 to 4 वीक में कोई ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन 2 to 3 वीक है। तो इंक्यूबेशन पीरियड इज़ 2 to 4 वीक होता है, या 14 to 18 डेज़। 14 to 18 डेज़ में अगर आपसे पूछा जाएगा तो 14 to 18 डेज़, और वीक्स में 2 to 4 वीक। नेक्स्ट, ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तहत माने हमल के फ़िज़िकल बैरियर तरीक़ों में दर्जा झेल शामिल है। देखिए ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक ये थोड़ा सा करेक्शन ये है कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तहत, यानी जो कंट्रासेप्टिव मेजर्स हैं उनके तहत फ़िज़िकल बैरियर मेथड कौन सा है? ऑप्शन ए कंडोम फ़िज़िकल बैरियर मेथड है, ऑप्शन बी डायफ्राम, ये भी फ़िज़िकल बैरियर मेथड है, ऑप्शन सी स्पॉन्ज, ये भी फ़िज़िकल बैरियर मेथड है, जबकि IUD जो है वो केमिकल बैरियर मेथड है, केमिकल बैरियर। तो इसमें आपको क्वेश्चन में करेक्शन करना है कि कौन सा फ़िज़िकल बैरियर मेथड नहीं है, क्योंकि 3 ऑप्शन सही हैं तो एक नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर नॉट होना चाहिए, यानी कि कौन सा फ़िज़िकल बैरियर मेथड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम इज़, कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट कितनी है? तो देखिए नॉर्मली जो है कैल्शियम की जो प्रेजेंट डाटा है उसके हिसाब से 1000 मिलीग्राम इन एडल्ट में 1000 मिलीग्राम है, ये करंट डाटा के हिसाब से। लेकिन उस टाइम के हिसाब से 650 मिलीग्राम, ये जब भी क्वेश्चन ये पूछा गया होगा उस टाइम 650 मिलीग्राम की डोज जो थी वो डेली रिक्वायरमेंट कैल्शियम की थी, 650 मिलीग्राम। अब 650 कोई ऑप्शन नहीं है, 600 का ऑप्शन है, तो करेक्ट आंसर 600 मिलीग्राम। ठीक है, अब प्रेजेंट टाइम पर
ये 1000 मिलीग्राम है, 1000 मिलीग्राम इन मेल एंड फीमेल पर डे, ठीक है। और लैक्टेटिंग वुमेन में ये 1200 मिलीग्राम हो जाती है, 1200 मिलीग्राम इन लैक्टेटिंग वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन। तो करेक्ट आंसर इसका 600 मिलीग्राम। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ सॉल्ट इन ओशन वाटर? ओशियन वाटर के अंदर सॉल्ट का परसेंटेज कितना होता है? तो सॉल्ट जो होता है वो 3.5% होता है। ओशियन वाटर के अंदर सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है वो है 3.5%, दैट इज़ 30 to 36 ग्राम पर लीटर, 30 to 36 ग्राम पर लीटर होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका सी है 3.5%। क्वेश्चन नंबर 183 में एहतबास गैर तबई दर्जा झेल सबब से नहीं होता है। एहतबास गैर तबई यानी अगर कोई चीज़ एबनॉर्मल तरीके से रिटेन करने लगे तो क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं, यहाँ पूछ रहा है। मान लीजिए ये कोई कैविटी है, इसके अंदर कोई मादा रिटेन कर रहा है, तो किसकी वजह से नहीं रिटेन करेगा? जैसे क़ुव्वतें ज़ईफ़ हो जाएं, यहाँ पर ये भी ऑप्शन थोड़ा सा क्वेश्चन ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि इसमें क़ुव्वत ज़ईफ़ हो जाएगी कोई भी। चलिए अगर मान लेते हैं यही ऑप्शन, तो क़ुव्वत ज़ईफ़ होगी, मान लीजिए इस ऑर्गन की जो क़ुव्वत है वो ज़ईफ़ हो गई, तो वो उसको दफ़ा नहीं कर पाएगी, यानी वो रिटेन करना शुरू करेगा, तो ये सही है, यानी ये है कॉज। दूसरा, मज़ारी तंग व मजदूद हो जाए, अगर इसका ये ल्यूमन जो है वो नैरो हो जाए तब भी एहतबास होगा, रिटेंशन होगा, एहतबास गैर तबई होगा, ये भी सही है। क़ुव्वत मास्का कमज़ोर हो जाए, ये गलत है, क्योंकि अगर क़ुव्वत मास्का कमज़ोर हो जाएगी तो वो मादे को रोक नहीं पाएगी और मादा बहुत तेज़ी से खारिज हो जाएगा, यानी ये इस्तफ़राग़ गैर तबई का सबब है, एहतबास गैर तबई का सबब नहीं है। क़ुव्वत हाज़मा ज़ईफ़ हो जाए, जब क़ुव्वत हाज़मा ज़ईफ़ हो जाती है तो उसमें गैर तबई एहतबास होता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब भी किसी ऑर्गन के अंदर कोई मादा पहुँचता है, मान लीजिए मैदा है, मैदे के अंदर कोई ग़िज़ा आई और मैदे के अंदर क़ुव्वत हाज़मा भी है, जाज़बा भी है, मास्का भी है, दाफ़िया भी है। अगर क़ुव्वत हाज़मा यहाँ पर काम करना बंद कर दे, कमज़ोर हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होती है, हमारी तबीयत वेट करती है। क़ुव्वत हाज़मा के कमज़ोरी की वजह से हमारी तबीयत वेट करती है कि अगर हो सकता है थोड़ी देर के बाद क़ुव्वत हाज़मा कवी होगी और उस पर अमल करेगी, लिहाजा ऐसा होता नहीं है और वो गैर तबई एहतबास में आ जाता है। मीन्स ये भी आंसर सही है, डी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, यानी कि ये वाला एहतबास गैर तबई का कॉज नहीं है, ये बल्कि इस्तफ़राग़ गैर तबई का कॉज है। तो करेक्ट आंसर इसका सी है, क़ुव्वत मास्का का कमज़ोर हो जाना। क्वेश्चन नंबर 184 में दर्जा झेल रोगन में सबसे ज़्यादा इसेंशियल फैटी एसिड किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा इसेंशियल फैटी एसिड जो पाया जाता है, द रिचेस्ट सोर्स ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड इज़ सेफ्लॉर ऑयल। सेफ्लॉर ऑयल, इसी को हम सेफ्लॉर ऑयल को यूनानी में एक दवा होती है जिसका नाम है तुख्म कुर्तुम। तुख्म कुर्तुम का ही नाम है सेफ्लॉर, जिसे हम लोग फॉल्स सैफ़रॉन भी कहते हैं, फॉल्स सैफ़रॉन भी कहते हैं इसे हम लोग, ठीक है। और इसका बॉटनिकल नेम कार्थेमस टिंक्टोरियस, कार्थेमस टिंक्टोरियस, ये कुर्तुम का बॉटनिकल नेम कई बार पूछा गया है, कार्थेमस टिंक्टोरियस। तो सेफ्लॉर ऑयल जो है रिचेस्ट सोर्स है एसेंशियल फैटी एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 185, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ इज़ नॉट कॉज्ड बाई फोलेट डेफिशिएंसी। फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से कौन सी डिजीज़ नहीं होती है? तो फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से क्या क्या डिजीज़ेज़ होती हैं, पहले वो जान लें हम लोग। फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से नंबर 1 फ्लैचुलेंस डेवलप होता है, फ्लैचुलेंस। नंबर 2 डायरिया। नंबर 3 आपका ग्लोसाइटिस। नंबर 4 चिलियोसिस। ये कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो इससे डेवलप होते हैं। और अगर सीवियर कंडीशन यानी कि सीवियर फोलेट डेफिशिएंसी हो जाए तो उसकी वजह से इनफर्टिलिटी डेवलप होती है, इनफर्टिलिटी डेवलप होती है। तो अब यहाँ पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन नहीं पैदा होती है। ऑप्शन ए मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, ये भी डेवलप होता है। डायरिया, ये भी डेवलप होता है। इनफर्टिलिटी, ये भी डेवलप होती है। मीन्स करेक्ट आंसर इसका डी है, पेरिफेरल न्यूराइटिस
नहीं कॉज करता ये। पेरिफेरल न्यूराइटिस किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है? विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से। पेरिफेरल, ये 2013 का NIM का क्वेश्चन था, पेरिफेरल न्यूराइटिस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186। कुओं की सफाई में पानी की मकदार मालूम करने के लिए कौन सा फार्मूला करेक्ट है? कुओं की सफाई में हम लोग जब भी कुओं की सफाई करते हैं तो वहाँ पर फार्मूला क्या लिखा जाता है? फार्मूला लिखा जाता है 3.4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1000। तो अब यहाँ पर जो डी स्क्वायर है, डी क्या है? डेप्थ ऑफ द वेल, यानी कुओं की गहराई। सॉरी, डी इज स्टैंड फॉर डायमीटर ऑफ द वेल, डायमीटर ऑफ वेल, और एच इज स्टैंड फॉर हाइट ऑफ द वेल। तो डायमीटर ऑफ द वेल और हाइट ऑफ द वेल इंटू 3.4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1000। तो ये फार्मूला हम पानी की मकदार को रूल आउट करने के लिए कि कुओं के अंदर कितना पानी है। अब उसी हिसाब से हम इसमें ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते हैं, क्योंकि सबसे बेस्ट केमिकल कुओं की सफाई के लिए जो बेस्ट केमिकल माना जाता है वो है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर, अब ये फार्मूला आप कहाँ देखिए, कहाँ है? 3.4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1000। करेक्ट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 187। किस साइज़ के डस्ट न्यूमोकोनियोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो न्यूमोकोनियोसिस इज कॉज्ड बाई डस्ट पार्टिकल बिटवीन 0.5 to 3 माइक्रोन। अब इसमें अलग अलग टाइप के ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स आते हैं, जैसे न्यूमोकोनियोसिस, सिलिकोसिस, बिसिनोसिस, ये अलग अलग टाइप के न्यूमोकोनियोसिस की टाइप्स हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर इसका होगा 0.5 to 3 माइक्रोन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 188। हम्माम के तीसरे कमरे की कैफियत क्या होनी चाहिए? हम्माम में 3 कमरे होते हैं। पहले कमरे का मिजाज मोतदिल, दूसरे कमरे का मिजाज गरम तर, और तीसरे कमरे का मिजाज गरम खुश्क। तो गरम खुश्क तीसरे दर्जे का, और चूँकि तीसरे दर्जे के साथ ये आपका भट्टी लगी हुई है जिसे हम कमीम कहते हैं, तो कुछ लोग तीसरे दर्जे को ही कमीम कह देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ सवाल पूछ रहा है हमाम के तीसरे कमरे की कैफियत क्या होनी चाहिए? गरम खुश्क होनी चाहिए। करेक्ट आंसर इसका सी है, गरम खुश्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 189। क्वेश्चन नंबर 189 क्या है कि द एज ऑफ इंडिविजुअल अप टू 25 ईयर्स कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम। 25 साल की उम्र के लोगों की एज को हम, तो या 25 साल की उम्र तक के लोगों की एज को हम किससे डिटरमाइन करते हैं? टीथ से, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन से, हाइट एंड वेट से, ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म डेथ इज़ कॉमनली एम्प्लॉयड मीन्स। डेथ का मतलब क्या होता है? डेथ मीन्स सोमैटिक डेथ, जिसे हम लोग क्लिनिकल डेथ के नाम से भी जानते हैं। सोमैटिक डेथ या क्लिनिकल डेथ, ठीक है, मीन्स सिजेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, दिस इज सोमैटिक डेथ। तो करेक्ट आंसर इसका सोमैटिक डेथ है। क्वेश्चन नंबर 191। बर्किंग इज़ अ फॉर्म ऑफ एस्फिक्सिया। बर्किंग जो है एस्फिक्सिया की एक फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 192। ब्लैक आइज आर कॉज्ड ड्यू टू सुप्रा ऑर्बिटल हेमोरेज। अगर सुप्रा ऑर्बिटल फ्रैक्चर होता है तो उसकी वजह से आपकी आईलिड के अंदर ब्लड का कलेक्शन होता है और आंखें जो होती हैं वो ब्लैक हो जाती हैं। उसी वजह से हम इसको ब्लैक आइज़ या स्पेक्टिकल आइज़ के नाम से भी जानते हैं। तो सुप्रा ऑर्बिटल हेमोरेज। नेक्स्ट द मोस्ट कॉमनली एम्प्लॉयड केमिकल टेस्ट टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन स्टेन। स्टेन, अगर किसी साइट पर ब्लड स्टेन है तो हम उसमें ब्लड को रूल आउट करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? बेंजीन टेस्ट करते हैं, बेंजीन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 194। 194 में सुई जो है एक निडल शेप की पॉइज़न है जिसको हम लोग बनाते हैं, 3 चीज़ों से बनाते हैं, एब्रस प्रिकाटोरियस, धतूरा, ओपियम और डिस्टिल वाटर। चौथा डिस्टिल वाटर मिलाया जाता है। कुछ लोग स्पिरिट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इन तीनों को मिलाकर सुई बनाई जाती है जिसे हम लोग सुई या सिन निडल के नाम से भी जानते हैं। सिन निडल, सिन निडल के नाम से जानते हैं। तो इसको बनाने में एब्रस प्रिकाटोरियस, धतूरा, ओपियम और स्पिरिट या
डिस्टिल वाटर यूज़ किया जाता है। तो सुई जो है वो प्रिपेयर्ड होती है तीनों चीज़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195, रोड पॉइजन इज धतूरा स्ट्रमोनियम, धतूरा स्ट्रमोनियम, धतूरा पॉइजनिंग, ठीक है। और इसे हम लोग रोड पॉइजन के नाम से भी जानते हैं। जैसे फॉस्फोरस पॉइजनिंग होती है उसे हम लोग दिवाली पॉइजन के नाम से भी जानते हैं, उसी तरीके से धतूरा पॉइजनिंग को हम लोग रोड पॉइजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ज़्यादातर ये जहर खुरानी के लिए अक्सर ट्रेनों में, बसों में और इस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए हम इसे रोड पॉइजन कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट? कार्डियक अरेस्ट इज़ कॉज्ड बाई ऑप्शन ए नक्सोमिका। नहीं, नक्सोमिका जो है ये न्यूरोटिक पॉइजन है, स्पेशली स्पाइनल पॉइजन है। नक्सोमिका स्पाइनल पॉइजन है। एब्रस प्रिकाटोरियस ये आपका इरिटेंट पॉइजन है। डिस्टेलिस ये कार्डियक पॉइजन है, कार्डियक पॉइजन। फोर्थ ऑप्शन इसका क्या है? फोर्थ ऑप्शन ओपियम, ये न्यूरोटिक पॉइजन है। तो इसमें कौन सा कार्डियक पॉइजन है? डिजिटैलिस जो है वो कार्डियक पॉइजन है, और यही पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट इज डिजिटैलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पॉइजनिंग ग्रीन कलर वोमिटिंग अकर? ग्रीन कलर वोमिटिंग जो है वो आयोडीन पॉइजनिंग में मिलता है, आयोडीन पॉइजनिंग में ग्रीन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198। क्वेश्चन नंबर 198, टेटनस इज कॉज्ड बाई क्लोस्ट्रीडियम वेल्चाई, स्टेफाइलोकोकस अल्बस, एस्कीरिया कोलाई एंड क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, टेटनस इज कॉज्ड बाई क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, जो कि एक्सोटॉक्सिन कॉज करता है, एक्सोटॉक्सिन, और ये एक्सोटॉक्सिन ही जो है ये टॉक्सिसिटी कॉज करता है या टेटनस कॉज करता है। क्वेश्चन नंबर 199, द स्मेल, द कॉज ऑफ स्मेल मे बी ड्यू टू, कॉज ऑफ स्मेल किस में? देखिए अब इसमें कॉज ऑफ स्मेल गैंग्रीन में, गैंग्रीन यहाँ पर ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। द कॉज ऑफ स्मेल इन गैंग्रीन, गैंग्रीन में कॉज ऑफ स्मेल क्या हो सकता है? अमोनिया की वजह से, इंडोल की वजह से, स्केटोल की वजह से, ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन 2 बार लगातार EMU में आया है, इधर आया है, 2010 और 11 में भी पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, करेक्ट आंसर है। मीन्स गैंग्रीन में जो स्मेल होती है वो किसकी वजह से होती है? बेसिकली वो अमोनिया की वजह से होती है, लेकिन इंडोल और स्केटोल भी इसका उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 200, डोडनल अल्सर इज़ मोर कॉमन इन फर्स्ट पार्ट ऑफ डोडनम। डोडनल अल्सर फर्स्ट पार्ट ऑफ डोडनम में होता है। ये आपका 4 पार्ट होते हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ डोडनम, सेकंड पार्ट ऑफ डोडनम, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो डोडनल अल्सर ज़्यादातर फर्स्ट पार्ट में कॉमन है। तो ये था हमारा 2013 और 14 का क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 2022 का AIPGET, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। 2022 का एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर इंशाल्लाह कल हम लोग उसका फर्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।